हेलो गाइस, कॉमर्स प्रो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 लेकर आई हूँ, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। तो गाइस, इस वीडियो में मैं बस आपको थ्योरी पार्ट बताने वाली हूँ, क्योंकि आपकी अभी जस्ट पार्टनरशिप बुक को लेकर बहुत शुरुआत है। तो आपको कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है थ्योरी पार्ट में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पार्टनरशिप किसे कहते हैं और पार्टनरशिप के फीचर्स क्या क्या हैं। फिर पार्टनरशिप डीड, जिसे लोग इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, आखिर क्यों ऐसा होता है, इसमें ऐसा क्या है जो लोग इसे बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, तो हम वो भी जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो सक्षम नहीं हैं, ठीक है, और पार्टनर्स के राइट क्या है। फिर सबसे लास्ट में गाइस, आप आगे चल के प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना सीखेंगे, पर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पार्टनरशिप फर्म में आखिर ये अकाउंट क्यों बनाया जाता है और क्या फ़ायदा है इसका बनाने का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पार्टनरशिप क्या होती है? जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए साथ में काम करते हैं, उसे बोला जाता है पार्टनरशिप। ठीक है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है गाइस, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। आप ज़्यादा बर्डन ना लें, बहुत आराम से समझें। ठीक है, तो मैं आपको एक और बार बता देती हूँ। पार्टनरशिप क्या होती है? जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक टास्क कंप्लीट करने के लिए साथ में काम करते हैं, उसे पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है, अब पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर्स होते हैं, ये थोड़े से फीचर्स होते हैं, चलिए हम जान लेते हैं। 2 और मोर पर्सन्स, बस बहुत लॉजिकल बात है। पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा लोगों की होती है ना। अकेला इंसान कहाँ कैसे पार्टनरशिप में हो सकता है ना, बहुत लॉजिकल सी बात है। तो एमसीक्यूज़ में एक क्वेश्चन भी आता है कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने पर्सन हो सकते हैं, तो हम आंसर है 50। ठीक है, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50%। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एग्रीमेंट की। एग्रीमेंट गाइस दो टाइप के होते हैं, एक ओरल और एक रिटन। ठीक है, ओरल में क्या कैसे कैसे होता है, जैसे मान लो मैंने अभी कह दिया कि आज से हम पार्टनर हैं और हम फर्म खोलेंगे ऐसे ऐसे इस प्रोडक्ट पे। ठीक है, तो ये हो गई ओरल एग्रीमेंट। ऐसे मुंह से मैंने बोलकर एक पार्टनरशिप फर्म में ऐसे पार्टनरशिप फर्म खोले बोलकर। ठीक है, रिटर्न में क्या होता है? रिटर्न एग्रीमेंट में सब कुछ लिखा जाता है कि आपने किस टाइम पे पार्टनरशिप रखी और क्या क्या आपने कैपिटल डाला, किस इंटरेस्ट पे किस रेट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, किस किस रेशियो पे आप प्रॉफिट शेयर करेंगे, लॉसेस शेयर करेंगे। तो ये सारी बातें रिटर्न एग्रीमेंट में लिखी जाती हैं, एक डॉक्यूमेंट में बिल्कुल परफेक्टली सब कुछ लिखा जाता है, तो उसे रिटर्न एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, इसका मतलब क्या होता है कि आपका बिजनेस होना चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो स्कूल में आपने किसी के साथ डील करी, चल हम जुगाड़ लगाते हैं, हम अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं, हम डील करते हैं। ठीक है, तो आप पार्टनरशिप में आ गए अपना होमवर्क कंप्लीट कराने के लिए। पर गाइस, ये पार्टनरशिप तो हो गई, पर बिजनेस तो नहीं हुआ ना। बिजनेस किस लिए नहीं हुआ, मैं आपको बताती हूँ। बिजनेस में सबसे बड़ा पहलू होता है पैसा। तो यहाँ पे तो कोई पैसा तो है नहीं, और ऊपर से बिजनेस के जो इतने सारे फीचर्स है वो भी इस पार्टनरशिप में नहीं है। तो फिर पार्टनरशिप फर्म में एक बिजनेस होना बहुत ज़रूरी है, और वहीं इसके साथ साथ वो लीगल होना चाहिए। ठीक है, लॉफुल बिजनेस। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या कहता है? प्रॉफिट शेयरिंग। अगर फर्म ने प्रॉफिट कमाया है तो प्रॉफिट शेयर होना चाहिए हर एक पार्टनर्स के साथ, जितना उसने रेशियो दे रखा है। ठीक है, साथ यही बात लॉस पे भी आती है कि जितना लॉस फर्म का हुआ है वो सारे पार्टनर बियर करेंगे, साथ में अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट शेयर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? पार्टनरशिप डीड। तो गाइज, मैं पार्टनरशिप डीड को इतना ज़ोर क्यों दे रही थी? असल में जो हमने रिटन डॉक्यूमेंट की बात करी थी, रिटन एग्रीमेंट की बात करी थी, वही है पार्टनरशिप डीड।
जो असल में जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है ना, डॉक्यूमेंट को ही हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं, सब कुछ फर्म के बारे में और पार्टनर्स के बारे में, ठीक है। अ रिटन डॉक्यूमेंट विच डिफाइंस टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप अमंग द पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। और इसको इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं लोग? ओरल एग्रीमेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते जितना रिटन एग्रीमेंट को देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आगे चल के गाइस फ्यूचर में पार्टनर्स में लड़ाइयाँ हो जाती है या फिर कोई कन्फ्यूजन खड़ी हो जाती है, तो उन सब को दूर करने के लिए रिटन एग्रीमेंट यानी कि पार्टनरशिप डीड बहुत काम की आती है। तो इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड एंड सेटल पॉसिबल डिस्प्यूट्स। ठीक है, समझ आया? अब गाइस हम जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए कौन कौन से लोग सक्षम नहीं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले माइनर तो हर जगह होते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस माइनर आ ही जाते हैं जहाँ पे उनको व्हीकल्स चलाने की अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे बिजनेस खड़ा करने की बात है तो माइनर तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, उनको वो सक्षम ही नहीं होते हैं। ठीक है, फिर है पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। कुछ लोगों की दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं होती है, तो वो भी बिल्कुल, तो वो सक्षम कैसे होंगे फर्म चलाने के लिए? तो इसलिए अनसाउंड माइंड के लोगों को भी अलाउड नहीं है। ठीक है, थर्ड, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना गाइस, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ये कैसे लोग होते हैं डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, है ना? तो देखो, जैसे कुछ लोगों को सिटीजनशिप नहीं मिलती है तो वो भी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होते हैं। या फिर किसी इंसान को, या जैसे मान लो क्रिमिनल को फांसी की सज़ा सुनाई दी गई हो, तो फिर वो तो फिर बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। कैसे? अभी थोड़ी देर में मर ही जाएगा और लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर ही दिया इसको, तो ये लोग सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट में क्या है गाइस? इंसॉल्वेंट पर्सन्स। इंसॉल्वेंट पर्सन्स मतलब एक ऐसा इंसान जिसने कभी उधार लिया हो बहुत, और अब वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो उसे वापस पे कर पाए, तो उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंट पर्सन्स। किसी का दिवाला निकल जाना कहते हैं ना, तो यही होते हैं इंसॉल्वेंट पर्सन्स। ठीक है, अब हम जान लेते हैं राइट्स ऑफ पार्टनर। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ, सबसे पहला राइट होता है पार्टनर का कि हर एक पार्टनर, जो पार्टनरशिप फर्म में जो हर एक पार्टनर है वो पार्टनरशिप फर्म का मालिक है। हर एक पार्टनर, उसके पास हिस्सा है। ठीक है, तो अगर हिस्सा है, अगर वो ओनर है, तो भाई ओनर है, मैनेज करेगा बिजनेस, तो अपने आप ये तो लॉजिकल बात है, कंडक्ट और मैनेज तो उसको करना ही पड़ेगा, है ना? ओनर है, क्योंकि वो, हम अपने घर के ओनर है तो हम मैनेज करते हैं ना अपना घर, तो वही बात है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? हैव एक्सेस टू ऑल बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस। गाइज आप अभी 11th में जर्नल बुक और लेजर बुक पढ़ कर आए थे, तो जो ये बुक्स लिखा है ना, ये उसी बुक्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो वो कभी भी चाहे, कभी भी उसे किसी भी ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स देखने हो, वो उसके पास एक्सेस है, राइट है कि वो कभी भी देख सकता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है? शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एज पर पार्टनरशिप फर्म। तो अभी मैंने आपको बताया था कि वो प्रॉफिट भी शेयर होता है उनसे, और अगर लॉस हुआ है फर्म में तो वो लॉस भी बियर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हर एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी का मालिक होता है। ठीक है, और हाँ, अगर उसने लोन लिया है अपनी ही फर्म से तो उसको इंटरेस्ट देना होता है। अगर उसने कैपिटल पूंजी लगाई है तो उसको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, ये उसका राइट होता है। ठीक है, सबसे लास्ट पॉइंट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देखो गाइस, बिजनेस के आसपास जो उसका इन्वायरमेंट होता है वो उसे अफेक्ट करता है। ये तो सब मानते ही हैं, सब मानेंगे इस बात को कि बिजनेस हमेशा हमेशा रिस्क पर होता ही होता है ना? तो अब वो रिस्क पर होता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं कोविड का। कोविड ने
कितनी सारी कंपनीज़ को ठप कर दिया और कितनी सारी कंपनीज ऐसी भी है जो एकदम से चल पड़ी हैं। जैसे ऑनलाइन ऑनलाइन जो कंपनी है, ऑनलाइन फर्म्स जो है वो एकदम से चल पड़ी हैं, और जो मार्केट में इतनी सारी शॉप, मॉल, यहाँ तक कि वो सब बंद हो गए, है ना। तो अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है बिजनेस में, तो पार्टनर को पूरा पूरा हक है कि वो सलाह दे और इस प्रॉब्लम को कैसे ना कैसे करके सेटल करे, ठीक है। तो गाइस हम बिल्कुल लास्ट वाले टॉपिक पे आ गए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। अभी आप आगे चल के अकाउंट बनाना भी सीखेंगे, तो पहले जान लेते हैं कि आखिर है क्या। तो गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमेशा पार्टनरशिप फर्म ही बनाती है, ठीक है। आपने 11 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था, याद है? अच्छा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता था कि आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को सब कुछ एडजस्ट करके सारी जो इनकम आई है और एक्सपेंसेस आए उस सब को एडजस्ट करके फिर आपका आखिर में नेट प्रॉफिट निकलता था, या फिर अगर लॉस आया तो नेट लॉस निकलता था, है ना। अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये थोड़ा सा आगे है। जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। इसमें क्या होता है, फिर जो भी नेट प्रॉफिट आया उसमें से पार्टनर की जो सैलरी होती है, मान लो अगर पार्टनर ने कोई काम किया है फर्म में, उसको कमीशन मिलनी है, तो वो भी नेट प्रॉफिट में से मिलती है उसे, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो वो सब दे के जो आखिर में लास्ट में जो फिर प्रॉफिट निकलता है, नेट प्रॉफिट में से पार्टनर्स को सारी सैलरी, इंटरेस्ट सब कुछ देकर लास्ट में जो प्रॉफिट बचता है उसे कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। यही डिफरेंस है डिविजिबल प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में, ठीक है। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन सिर्फ जो पार्टनर्स को हम सैलरी, कमीशन, ये सब देने के लिए बनाते हैं, ठीक है गाइस। तो मैंने नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट में आपको डिफरेंस बता ही दिया है। अगर आपको पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।